बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछले जो हमने वीडियोस थी उनमें हमने जो है ना एड्रीनोसेप्टर एगोनिस्ट पढ़ लिए थे। अब हमारी बारी आ जाती है एड्रीनोसेप्टर एंटागोनिस्ट की, उसके क्लासिफिकेशन की और उसके क्लिनिकल यूजेस की। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या है, एड्रीनोसेप्टर एंटागोनिस्ट। इसको हम तीन नाम से कह सकते हैं। एक हमारे पास एड्रीनोसेप्टर एंटागोनिस्ट, दूसरा हम कह सकते हैं इसको एड्रीनोसेप्टर ब्लॉकर्स, या तीसरा इसको क्या कह सकते हैं, सिंपैथोलिटिक्स। सिंपैथोलिटिक्स यानी कि जो सिंपैथेटिक सिस्टम, जो सिंपैथोमिमेटिक थे, जो पिछला एड्रीनोसेप्टर एगोनिस्ट थे, उसका उलट सिंपैथोमिमेटिक का उलट सिंपैथोलिटिक, सिंपैथेटिक सिस्टम को तोड़ने वाले, ये सिंपैथोलिटिक्स के अंदर आ जाएंगे। अब एड्रीनोसेप्टर ब्लॉकर्स हमारे पास, इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी जाए तो दो तरह के होते हैं, क्योंकि एड्रीनोसेप्टर्स दो किस्म के होंगे, एक अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं और एक बीटा रिसेप्टर्स होते हैं। तो इसके ब्लॉकर्स भी दो किस्म के होंगे, अल्फा ब्लॉकर्स और बीटा ब्लॉकर्स। ठीक हो गया। अल्फा के अंदर भी अल्फा 1 अल्फा 2 होते हैं और बीटा के अंदर बीटा 1 बीटा 2 और बीटा 3 होते हैं, लेकिन मेनली बीटा 1 और बीटा 2 यूज होते हैं। ठीक हो गया हमारे पास क्लिनिकल यूजेस में। अच्छा, अब हमारे पास अल्फा ब्लॉकर्स जो होते हैं वो फर्दर कितने किस्म के होते हैं, तीन किस्म के होंगे। एक होते हैं नॉन सेलेक्टिव, यानी कि जो कि अल्फा 1 रिसेप्टर पे भी जाके लग सकते हैं और अल्फा 2 रिसेप्टर्स पे भी जाके लग सकते हैं। तो ये हो जाएंगे नॉन सेलेक्टिव, जिनकी कोई सिलेक्शन नहीं है। दूसरे आ जाते हैं अल्फा 1 सेलेक्टिव, जो सिर्फ अल्फा 1 रिसेप्टर्स के ऊपर जाके एक्ट करेंगे। ठीक है। और तीसरे कौन से आ जाते हैं, अल्फा 2 सेलेक्टिव, जो कि सिर्फ अल्फा 2 रिसेप्टर्स के ऊपर जाके एक्ट करेंगे और उनके एक्शन को ब्लॉक करेंगे अल्फा 2 एगोनिस्ट के। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं नॉन सेलेक्टिव के ऊपर। नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स फर्दर दो चीजों में डिवाइड होते हैं, एक होते हैं इरिवर्सिबल और दूसरे होते हैं रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल हमारे पास वो होते हैं जो रिसेप्टर पे जाके उसके साथ अल्फा रिसेप्टर्स पे जाके उसको कवर करेंगे और साथ उसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड हमें पता है कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है जो कि हमारे पास इसके साथ एक्ट करने के बाद अगर हम इसको एगोनिस्ट देते भी रहें तो इसका एंटागोनिस्ट का एक्शन रिवर्स नहीं होगा। तो उसने वहां जाके कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। ये हो गया हमारे पास इरिवर्सिबल नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर। ठीक हो गया। इसकी एग्जांपल आ जाती है फिनॉक्सीबेंजामीन। ठीक हो गया। अगले हमारे पास आ जाता है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल वो होते हैं जो अल्फा रिसेप्टर के ऊपर जाके अटैच तो होंगे, लेकिन अगर हम उसको एगोनिस्ट ज्यादा अमाउंट में दे दें तो ये हमारे पास रिसेप्टर से डिटैच हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे वहां से, इनका एक्शन रिवर्स हो सकता है। तो ये होते हैं फेंटोलामीन, इसकी एग्जांपल आ गई। ठीक हो गया। ये हो गया फिनॉक्सीबेंजामीन, ये आ गया फेंटोलामीन। अब आ जाते हैं अल्फा 1 सेलेक्टिव के ऊपर, जो कि हमारे पास सिंपल अल्फा 1 रिसेप्टर के ऊपर जाके एक्ट करेगा। अगर वहां एगोनिस्ट अटैच होगा तो उसको हटा के अपना इफेक्ट डालेगा, जो कि उस सिंपैथोमिमेटिक से डिफरेंट एक्शन यानी कि उलट एक्शन करेगा। जैसा कि पैराजोसिन अल्फा 1 हमें पता है रिसेप्टर ज्यादातर होते हैं ब्लड वेसल्स के ऊपर, जो कि हमारे पास अल्फा 1 रिसेप्टर अगर एगोनिस्ट दें तो क्या करते हैं, जो सिंपैथेटिक इफेक्ट होता है वो उसको जाके वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं और ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि एसी अल्फा जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। तो आमतौर पे सिंपैथोमिमेटिक में हमारे पास क्या होता है, अल्फा कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा होता है। अब प्रेजोसिन देंगे अल्फा 1 सेलेक्टिव में तो हमारे पास रिलैक्सेशन होगा और बीपी रिड्यूस होगा। नेक्स्ट आ जाता है अल्फा 2 सेलेक्टिव, जो कि हमारे पास एग्जांपल आ जाती है यूहिम्बीन। ठीक हो गया। आगे हैं बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स भी आगे तीन किस्म के हैं, नॉन सेलेक्टिव, बीटा 1 ब्लॉकर्स एंड बीटा 2 सेलेक्टिव ब्लॉकर्स। ठीक हो गया। नॉन सेलेक्टिव में हमारे पास आ जाती है प्रोप्रेनोलोल, बीटा 1 सेलेक्टिव के अंदर आ जाती है एटिनोलोल और बीटा 2 सेलेक्टिव के अंदर आ जाती है बिटॉक्सिमीन। ठीक हो गया। ये हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन थी। अब हम इसके थोड़े से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ लेते हैं अल्फा ब्लॉकर्स के, और थोड़ा सा एपिनेफ्रीन रिवर्सल होता है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है। उसके लिहाज से हम इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास अल्फा ब्लॉकर्स आ गए। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है हमारे पास,
अल्फा रिसेप्टर्स पे नॉन सेलेक्टिव होते हैं और सेलेक्टिव होते हैं। नॉन सेलेक्टिव हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास जाके अल्फा 1 और अल्फा 2 रिसेप्टर्स दोनों पे जाके एक्ट करेगा और सिंपैथोमिमेटिक इफेक्ट्स होते हैं उनको रिवर्स करवाएगा। जैसे कि अगर ब्लड वेसल्स पे जाके अटैच हुए थे, अल्फा एगोनिस्ट क्या कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट करवा के ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहे थे। ये क्या करेगा, हमारे पास रिलैक्स करवाएगा, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स करवाएगा और बीपी को कम करवाएगा। ठीक हो गया। आमतौर पे जो हमने पढ़ा था, अल्फा अगर एगोनिस्ट दे रहे हैं, फर्स्ट करें अल्फा एगोनिस्ट, ये वेसल्स हैं, इनको कॉन्ट्रैक्ट करवाता है और बीपी को इंक्रीज करवा देगा। जबकि अगर अल्फा एंटागोनिस्ट देंगे तो वेसल्स डायलेट होंगी और बीपी जो है हमारे पास वो डिक्रीज कर जाएगा। अब ये पढ़ा था हमने, बीपी जो है इंक्रीज होता है इसके अंदर, तो हमारे पास हार्ट के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, इसके अंदर रिफ्लेक्स हमारे पास जो होता है ब्रेडिकार्डिया आता है। जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो हार्ट ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्स एक्शन में हार्ट रेट को कम करेगा, तो रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया। जबकि इधर अगर आ जाएंगे, ये बीपी रिड्यूस कर रहा है तो इसके रिफ्लेक्स में क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया आ जाएगा, उलट हो जाएगा। ये हमारे पास हो गया इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और सिंपली ये जो हमने याद करना था वो कर लिया। अब हमारे पास हमने पढ़ा था कि एपिनेफ्रीन जो होता है वो नॉन सेलेक्टिव होता है, यानी कि अल्फा 1, यानी कि एपिनेफ्रीन तो था ना सिंपैथोमिमेटिक ड्रग, एपिनेफ्रीन जो कि हमारे पास है सिंपैथोमिमेटिक ड्रग, सिंपैथोमिमेटिक ड्रग जो कि अल्फा और बीटा रिसेप्टर दोनों पे एक्ट कर रही है। ठीक है, एपिनेफ्रीन अल्फा और बीटा रिसेप्टर दोनों पे एक्ट कर रही है और अपने एक्शन परफॉर्म कर रही है। ठीक है, एपिनेफ्रीन अल्फा रिसेप्टर पे अगर जाके एक्ट करेगी तो हमारे पास क्या होता है, ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और हमारे पास ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। जबकि अगर बीटा इफेक्ट हो तो इसके अंदर क्या होता है, बीटा रिसेप्टर पे जाके ब्लड वेसल्स को डायलेट करती हैं और बीपी को रिड्यूस करती हैं। लेकिन जब हम ये ड्रग देते हैं, हम देखो एक्शन तो दोनों है ना, लेकिन सबसे पहले इसका एक्शन क्या आता है, अल्फा मेडिएटेड एक्शन इसका पहले आता है। अल्फा मेडिएटेड एक्शन जो होता है वो इसका पहले आता है, बीटा जो है वो बाद में आता है, लेकिन अल्फा मेडिएटेड एक्शन ये पहले परफॉर्म करती है, यानी कि आमतौर पे ये बीपी को इंक्रीज कर रही होती है। इसके साथ की एक ड्रग पढ़ी थी हमने फिनाइलेफ्रीन, जो अल्फा 1 एगोनिस्ट थी, फिनाइलेफ्रीन जो कि हमारे पास अल्फा एगोनिस्ट थी सिंपल। ये क्या करती थी, ये ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवा के बीपी को इंक्रीज करवाती थी सिंपल, और कोई इफेक्ट इसका नहीं होता था। तो ये तो दोनों अल्फा और बीटा दोनों पे एक्ट कर रही है, जबकि ये फिनाइलेफ्रीन सिर्फ और सिर्फ अल्फा रिसेप्टर पे जाके एक्ट करेगी, अल्फा 1 रिसेप्टर पे ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी और बीपी को इंक्रीज करवा देगी। ठीक हो गया। लेकिन अगर हम ये दोनों ड्रग्स देने के बाद अगर हम इसके अंदर दें एंटागोनिस्ट, अल्फा ब्लॉकर्स दे दें, ठीक है, अगर इफ अल्फा ब्लॉकर्स आर गिवन, अगर अल्फा ब्लॉकर्स पहले दिए हुए हों और उसके बाद हम एपिनेफ्रीन या फिनाइलेफ्रीन दें तो हमारे पास क्या इफेक्ट आएंगे। अगर हम फिनाइलेफ्रीन देते हैं तो अल्फा ब्लॉकर्स पहले दिए हुए हैं, ठीक है, अल्फा ब्लॉकर हमने दिया हुआ है, अल्फा 1 ब्लॉकर दिया हुआ है, और बाद में हम दे रहे हैं फिनाइलेफ्रीन, तो अल्फा ब्लॉकर की जगह ये फिनाइलेफ्रीन जाके वहां पे एक्ट करेगी। अल्फा क्योंकि अल्फा रिसेप्टर जो है पहले ऑक्यूपाइड है अल्फा ब्लॉकर ड्रग से, ठीक है, अल्फा ब्लॉकर ड्रग ने अल्फा रिसेप्टर को ऑक्यूपाई किया हुआ है। अब जा रही है फिनाइलेफ्रीन, फिनाइलेफ्रीन वहां पे एक्ट करेगी और उल्टा एक्शन करवाएगी और बीपी जो है नॉर्मलाइज होगा। वो बीपी कम करवा रही थी जो अल्फा ब्लॉकर है, और ये क्या बीपी बढ़ा रही होगी, तो इसकी बीपी की जो लाइन आएगी वो हमारे पास सीधी आ जाएगी, ये इस तरह करके।
ना बीपी इंक्रीज करेगा ना बीपी डिक्रीज करेगा, क्योंकि एक चीज इंक्रीज करवा रही है एक चीज डिक्रीज करवा रही है। ये हमारे पास बीपी को इंक्रीज करवा रही थी, अल्फा ब्लॉकर डिक्रीज करवा रहे थे। अब लाइन जो है नॉर्मलाइज हो जाएगी, पहले लाइन नीचे थी इस तरह, ठीक है, यानी कि बीपी कम था अल्फा ब्लॉकर देने से। अब उसने जो नॉर्मलाइज किया तो हमारे पास क्या हुआ, सीधी लाइन आ गई, ये बीपी आ गया। ये हो गया किसका केस, फेनाइलेफ्रीन का। अब दूसरी बात कर लेते हैं हमारे पास एपिनेफ्रीन की। अगर हम एपिनेफ्रीन दें तो क्या होगा, अगर हम एपिनेफ्रीन देते हैं तो क्या होता है, अल्फा ब्लॉकर पहले दिए में, अल्फा ब्लॉकर ने वहां पे अल्फा रिसेप्टर्स को ऑक्युपाई किया हुआ है। एपिनेफ्रीन के पास वो कहता है कि जगह नहीं बचती, एपिनेफ्रीन अल्फा रिसेप्टर्स के ऊपर जगह नहीं मिलती, अल्फा रिसेप्टर को आगे जाके एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन इनका इफेक्ट बीटा रिसेप्टर्स पे भी होता है। तो ये क्या करते हैं, ये अपना एक्शन बीटा रिसेप्टर्स पे जाके एक्ट करने लग जाते हैं। ब्लड वेसल्स के ऊपर जो बीटा रिसेप्टर्स हैं उनके ऊपर जाके एक्ट करते हैं, और बीटा रिसेप्टर्स का क्या काम होता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करवाना, ठीक है, ब्लड वेसल्स को और बीपी को रिड्यूस करवाना, बीपी को रिड्यूस करवाना, वेसल्स डायलेट करवाना और बीपी रिड्यूस करवाना, ठीक हो गया। तो ये क्या करेगा, एपिनेफ्रीन अब अल्फा वाले रिसेप्टर्स पे नहीं अटैच हो सकती, वहां पे पहले ही अल्फा ब्लॉकर लगे हुए हैं और वो पहले ही बीपी को कम कर रहे हैं। तो अब ये बीपी अगर एपिनेफ्रीन हम देंगे तो क्या होगा, जो बीपी लाइन पहले ही नीचे थी वो और मजीद इस तरह हमारे पास आएगी, ठीक है, यानी कि बीपी हमारे पास हाइपोटेंशन, बीपी रिड्यूस हो जाएगा मजीद, क्योंकि वो बीटा रिसेप्टर पे जाके अपना एक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देगी, ठीक हो गया। ये हमारे पास यहां तक था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और जो है एपिनेफ्रीन रिवर्सल तक, ठीक है। अगले टॉपिक में हम जो है ना अल्फा, जो नॉन सिलेक्टिव और जो सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स है ना, उनके जो हमारे पास क्लिनिकल यूजेस हैं वो हम आपको सारे बता देंगे इंशाल्लाह। इसमें कुछ ना समझ आई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।